हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का 10th लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो उसके नेचर के अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस गैस का हम लोगों का कितना पार्शियल प्रेशर है। यानी जैसे जैसे हम लोग प्रेशर जो है गैस का इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में हम लोगों का इंक्रीज होगा। और इसी बात को हम लोगों ने हेनरीज लॉ से एक्सप्रेस किया था। तो यहां पर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, दो फिगर ड्रॉ किया गया है, जिसमें हम लोगों ने इस लेवल तक, है ना, एक लिक्विड लिया है, जो कि हम लोग यहां पर वाटर ले सकते हैं, और इस लिक्विड के ऊपर में यहां पर एक गैस रखा गया है, ठीक है। और उसके ऊपर में फिर एक पिस्टन है, जहां पर हम लोग किसी वेट की सहायता से, है ना, यहां पर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो यहां तक हम लोगों का, है ना, जो लिक्विड है, यहां तक फिर से हम लोग लिक्विड वाटर ले सकते हैं यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर इस लिक्विड के लेवल के ऊपर में यहां पर हम लोगों का गैस का जो पार्टिकल्स है उसको दिखाया गया है, और साथ ही साथ फिर उसके ऊपर में एक पिस्टन है, और फिर उसके ऊपर में, है ना, दो वेट रखा गया है, जिसकी सहायता से यहां पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ज्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है ना, इसके कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग यहां पर गैस का सॉल्युबिलिटी देखें, तो इसमें गैस का सॉल्युबिलिटी, यानी इस लिक्विड में गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो यहां की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर हम लोगों का ज्यादा है और यहां पर प्रेशर हम लोगों का कम है। यानी जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी भी हम लोगों का इंक्रीज होगा। और इसीलिए हम लोगों ने हेनरीज लॉ में लिखा था कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। यानी जितना ज्यादा यहां पर प्रेशर होगा गैस का, उतना ज्यादा ही यहां पर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हेनरीज लॉ को कि P इज इक्वल टू KH, एक कांस्टेंट है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहां पर हम लोग KH को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। और हम लोगों ने यहां पर उसके बाद लिखा था कि P बराबर KH को ऐसे ही रहने देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन में, तो दो कंपोनेंट है, एक गैस है और साथ ही साथ दूसरा जो है लिक्विड है, जो कि हम लोग यहां पर वाटर लेते हैं। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना होगा, है ना, इस सॉल्यूशन में, तो क्या करेंगे, तो हम लोग जो गैस का मोल्स है उसको टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास टोटल मोल्स कितना होगा, जो मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर के बराबर होगा। और इसीलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, KH, इनटू यहां पर हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जो कि हमारा मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर के बराबर होगा। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, है ना, नॉर्मली जो है वो यहां पर वाटर का जो मोल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, जो गैस यहां पर डिसॉल्व हो रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम लोग यहां एज्यूम करें कि अगर मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो, किससे, मोल्स ऑफ गैस से, तो हम लोग यहां पर जो मोल्स ऑफ वाटर है उसके कंपैरिजन में मोल्स ऑफ गैस को इग्नोर कर सकते हैं। और इसलिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर जो गैस का है हम लोगों का, वो हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो सवाल उठता है कि ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ का जो जनरल फॉर्मूला है वो तो हमारा ये है ना। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, वो उस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब क्वेश्चन में दिया गया हो कि वाटर का जो मोल्स है वो गैस की मोल्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मान लिया जाए अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे,
तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और ये एजम्पशन हम लोग पहले मान लेंगे और यहां से फिर हम लोग सॉल्व करके मोल्स ऑफ गैस निकाल लेंगे और फिर हम लोग देख लेंगे कि वो मोल्स ऑफ वाटर की तुलना में कम है या नहीं है। तो नॉर्मली वो कम ही आएगा। अगर वो कम नहीं आता है तो फिर तो हम लोगों को इसी फॉर्मूला से जो है वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर जो है वो हम लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग है ना इस फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वो प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। तो यहां पर हम लोग देखें कि गैस का सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है या लिक्विड में है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को देखना होगा कि जो ये प्रोसेस है ना, जहां पर गैस डिसॉल्व हो रहा है ना लिक्विड में, वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर गैस के पास एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री है इधर उधर घूमने के लिए। लेकिन यही मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड में ट्रैप होंगे तो उनके पास जो एनर्जी होगा वो यहां के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। यानी यहां पर एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और जब वो लिक्विड में ट्रैप हो रहे हैं है ना या सॉल्युबल हो रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि उनका एनर्जी क्या हो गया, कम। तो पहले ज्यादा एनर्जी था और अब कम एनर्जी है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोगों का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का लिक्विड में वो डिक्रीज करेगा अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है डिसॉल्यूशन का वो यहां पर एक्सोथर्मिक है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, solubility of gases in liquids decreases with rise in temperature। यानी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो गैसेस का solubility होगा लिक्विड में वो है ना डिक्रीज होता जाएगा। Since the process of dissolution is exothermic, यानी डेल्टा एक्स सॉल्यूशन हमारा यहां पर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल से अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और यही कारण है कि यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है वो हम लोगों का घटने लगेगा। यहाँ पर एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में देखते हैं तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो डेल्टा एच सॉल्यूशन पर डिपेंड कर देता है। यानी अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन वहां पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और इसीलिए जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन निगेटिव है तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। लेकिन जहां तक हम लोगों का गैसेस का सॉल्युबिलिटी के बारे में बात है तो ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, जिससे जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हम लोगों का डिक्रीज होगा। अब हम लोग यहां कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 298 केल्विन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 above the water is 0.21 atm। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों का वाटर जो है वो रखा हुआ है और इस वाटर के ऊपर में एक गैस है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग पहले यहां पर एक पिस्टन लगा लेते हैं और यहां पर एक गैस है और वो गैस हम लोगों का O2 है। हालांकि चूंकि यहां पार्शियल प्रेशर बताया जा रहा है तो हम लोग यहां पर सोच सकते हैं कि यहां पर O2 के अलावा भी कोई और भी है ना जो है वो गैसेस हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एयर होगा तो उसमें दो कंपोनेंट हो गया, एक O2 हो गया और एक N2 हो गया। पर जो सॉल्युबिलिटी निकालना है वो हम लोगों का O2 का निकालना है, इसलिए O2 का हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए और इसीलिए यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है O2 का पार्शियल प्रेशर 0.21 atm। ठीक है, तो जो गैस यहां पर है ना, उसमें से हम लोग सॉल्युबिलिटी सिर्फ किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कुछ है ना अमाउंट जो है वो इसमें जाकर डिसॉल्व हो गए। तो हम लोगों को यहां पर जो
O2 का मोल फ्रैक्शन है उसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हेनरीज लॉ है वो है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां पर गैस हमारा कौन सा है, O2 है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि ये प्रेशर कितना दिया हुआ है ना ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का यहां पर प्रेशर है 0.21, और अगर हम लोग यहां पर KH देखें है ना O2 का वाटर में एट 298 केल्विन, तो ये दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5, और यहां इसका भी यूनिट ATM और इसका भी यूनिट ATM है, तो ATM कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस होता है। तो ये हम लोगों का इनटू यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, O2। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो हम लोगों का मिलेगा 10 टू दी पावर -6। ठीक है, क्योंकि अगर 2.1 इधर जाएगा तो ये 10 टाइम्स नीचे हो जाएगा और 10 टू दी पावर 5 भी नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 10 टू दी पावर 6, और जब वो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, और इसलिए हम लोगों का यहां पर जो आंसर है वो C हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो हमारे पास 1 लीटर वाटर है, यहां पर हम लोग 1 लीटर वाटर ले लेते हैं, और हम लोगों को इसके ऊपर में एक गैस रखा गया है, और वो गैस है हम लोगों का नाइट्रोजन गैस। तो ये यहां पर हम लोगों का N2 गैस हो जाएगा, और यहां पर हम लोगों का 1 लीटर H2O है। तो जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन गैस को वाटर के ऊपर रखेंगे तो नाइट्रोजन गैस का जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो वाटर में हम लोगों का डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये नाइट्रोजन गैस का कितना मिलीमोल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है, जबकि वाटर हम लोगों का 1 लीटर दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हेनरीज लॉ है वो है कि पार्शियल जो प्रेशर होता है गैस का वो बराबर होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां पर हमारा गैस जो है वो N2 है। तो यहां पर हम लोगों का पार्शियल प्रेशर जो है गैस का, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.987 बार दिया गया है, और KH जो है हम लोगों का दिया हुआ है KH फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48, और ये किलो बार है, किलो का मतलब 10 टू दी पावर 3, और अब ये बार हो गया यहां पर, और इनटू हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। अब जब हम लोग यहां पे देखें तो बार और बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों का जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा वो 1.29 इंटू 10 टू दी पावर हम लोगों का -5 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो वाटर है वो तो 1 लीटर दिया गया है, और वाटर का डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो वाटर का डेंसिटी हम लोग 1 ग्राम पर ml लेते हैं, यानी अगर हम लोग 1 लीटर वाटर लेंगे तो उसका मास जो है वो 1000 ग्राम हो जाएगा, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो अगर हम लोग यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O देखें तो मास हमारा 1000 ग्राम हो गया, और डिवाइडेड बाय 18, तो ये हम लोगों का 55.55 आता है। तो हम लोगों का मोल्स वाटर का निकल गया यहां पर। अब हम लोगों को यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का पता है तो हम लोग जानते हैं कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और प्लस 55.55 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का किसके, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 के। अब हम लोग यहां पर मानेंगे कि ये जो 55.55 है ये बहुत ही ज्यादा है किससे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से, यानी हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि मोल्स ऑफ जो N2 है वो बहुत बहुत कम है ना, 55.55
55 से, और इसीलिए हम लोग यहां पर मोल्स ऑफ N2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दें तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा वो 55.55 को यहां पे जाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हम लोगों का जो मोल्स ऑफ N2 आएगा वो हम लोगों का 55.55 इंटू 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का जो है ये करीब करीब आएगा 7.16 इंटू 10 टू दी पावर -4। 7.16 इंटू 10 टू दी पावर -4 ये मोल्स आएगा, जबकि हम लोगों को मिली मोल्स निकालना है। तो 1 मोल में 1000 मिली मोल्स होगा। तो जब हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा यहां पर 0.716, और इसीलिए हम लोगों का आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि H2S एक गैस है ना, जो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, और उस केस में यहां पर जो सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ना देकर मोलालिटी के टर्म्स में दिया हुआ है 0.195। तो हम लोगों को H2S का हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा जा रहा है वाटर में STP पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम एट STP पर अगर हम लोग बात करें एट STP, तो हम लोगों का STP पर जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, और अगर हम लोग उसको ATM में अगर कन्वर्ट करें तो वो 0.987 ATM होता है। अगर हम लोग मोलालिटी देखें तो मोलालिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, जो कि हम लोगों का यहां पर सॉल्वेंट वाटर है। इसका मतलब है कि चूंकि यहां पर मोलालिटी 0.195 दिया हुआ है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ H2S है वो हम लोगों का 0.195 है। तो हम लोगों का वाटर का मोल्स कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं मोल्स निकलता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहां पर वाटर का मास है 1 kg यानी 1000 ग्राम, और हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे है ना वाटर के मोलर मास से 18 से, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 55.55। अब हम लोग हेनरीज लॉ यूज करते हैं, तो P बराबर होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन गैस का, जो कि यहां पर H2S है, और हम लोगों का H2S का जो है वो यहां पर प्रेशर दिया हुआ है 1 बार। तो अगर ATM में लेंगे तो 0.987 ATM हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 0.987, ये ATM में है। KH का जो है वो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर KH रहने दिए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि मेरा H2S है वो कैसे निकलेगा? तो मोल्स ऑफ H2S, तो मोल्स ऑफ H2S है 0.195, और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग यहां पर करें तो ये मोल्स ऑफ H2S हो गया, और प्लस यहां पर अगर हम लोग कहेंगे तो ये मोल्स ऑफ वाटर हो गया 55.55। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 0.987 इज इक्वल टू KH, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.0035 आ जाएगा, जहां से हम लोगों का जो KH का जो वैल्यू है वो 282, पर ये हम लोगों का जो वैल्यू है वो ATM में आएगा, क्योंकि KH का यूनिट वही होगा जो हमारा यहाँ पर प्रेशर का यूनिट होगा, और जो प्रेशर का यहाँ पर यूनिट है वो हम लोगों का 0.987 हम लोग ATM में ले रहे हैं, इसीलिए हमारा KH भी 282 ATM आएगा, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना है कि STP पर जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, 1 ATM नहीं होता है ना। और 1 बार को अगर हम लोग ATM में कन्वर्ट करेंगे तो 0.987
एटीएम आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को बार से भी बना सकते थे, है ना, लेकिन अगर एटीएम से बनाएंगे, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन एटीएम में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एटीएम से बना रहे हैं और इसका आंसर जो है वो हम लोगों का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो CO2 गैस है वो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, और वाटर का हम लोग यहां पर वॉल्यूम ले सकते हैं 500 ml, और यहां पर जो CO2 गैस है उसका जो प्रेशर है वो यहां पर 2.5 atm दिया गया है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर जो प्रेशर दिया गया है CO2 का वो 2.5 atm है, और अगर हम लोग यहां पर वॉल्यूम ले वाटर का तो वो हम लोग को यहां पर मानना पड़ेगा 500 ml, यानी हम लोग यहां पर मानेंगे कि ये जो भी वॉल्यूम है वो सिर्फ वाटर के कारण है, और वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। और यही कारण है कि अगर हम लोग मास देखें वाटर का यहां पर, तो ये हम लोगों का 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालेंगे तो मास दिया हुआ है 500, उसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का करीब 27.78 मोल्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों का वाटर का मोल्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर यहां पर हेनरीज लॉ यूज करें तो पार्शियल प्रेशर बराबर होता है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इनटू यहां पर हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 और डिवाइडेड बाय यहां पर मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, यही हमारा मोल फ्रैक्शन होता है CO2 का। तो अब अगर हम लोग यहां पर, है ना, मोल्स ऑफ CO2 और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O अगर हम लोग यहां पर लिखे तो ये हम लोगों का प्रेशर जो है ये यहां पर 2.5 atm है, और इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, KH से। लेकिन यहां पर KH जो है वो पास्कल में दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम लोग पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो 1 ATM जो होता है वो हम लोगों का कुछ 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो ये यहां पर KH हम लोगों का दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.013, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल से। और जब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1.517 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये हम लोगों का इतना जो है ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, CO2 गैस का। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोगों को CO2 का यहां पर मास निकालना है, पर अगर हम लोग यहां पर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये बहुत ही कम है, यानी यहां पर न्यूमरेटर जो है वो कम होगा और डेनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर देखें तो वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में हम लोग CO2 के मोल्स को यहां पर अगर इग्नोर कर दें तो हम लोगों का यहां पर क्या मिलेगा, तो मोल्स ऑफ CO2 और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O जो है वो हम लोगों का यहां पर आ जाएगा। इसको हम लोग, है ना, नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये 1.517 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। और हम लोग यहां पर मोल्स जो है वो वाटर का निकाल चुके हैं, जो है हमारा 27.78, और इसीलिए हम लोगों का जो मोल्स है CO2 का वो कितना हो जाएगा, हम लोगों का जो मोल्स है CO2 वो 1.517 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू हम लोगों का मोल्स जो वाटर का था वो 27.78 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये हम लोगों का आ जाएगा 42.14 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये हम लोगों का इतना मोल्स CO2 का आ गया। लेकिन हम लोगों से मास पूछा जा रहा है, तो अगर हम लोग यहां पर मास निकालना चाहें
तो मास ऑफ CO2 जो हो जाएगा वो हम लोगों को मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 42.14 इंटू 10 टू दी पावर जो -3 है, और CO2 का जो मोलर मास है वो 44 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का करीब 1 जो है वो 85 ग्राम आ जाएगा, और हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power -3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5.00 into 10 to the power -2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है और जिसमें हम लोगों का वाटर का कुछ अमाउंट है, और उसमें एक बार हम लोग, है ना, इथेन गैस, जब वहां पर ऊपर में हम लोग इथेन गैस रख रहे हैं तो इथेन गैस इसमें डिसॉल्व हो रहा है हम लोगों का 6.56 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम, और उस समय यहां इथेन का जो प्रेशर है हम लोगों का वो यहां पर 1 बार प्रेशर है। अब कहा जा रहा है कि हम लोग दूसरी बार इतना ही अमाउंट हम लोग ले रहे हैं वाटर का, तो दूसरी बार हम लोग उतना ही अमाउंट लिए वाटर, और इस बार जो हम लोग इथेन गैस डिसॉल्व किए एक दूसरे प्रेशर पर, तो यहां पर जो प्रेशर क्या था वो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन उस केस में देखा गया कि जो हम लोग इथेन गैस यहां पर रख रहे हैं तो उसका जो यहां पर हम लोगों को अमाउंट मिल रहा है ना, वो है हम लोगों का 5.00 इंटू 10 टू दी पावर -2 ग्राम। यानी दोनों में वाटर का अमाउंट सेम है, इथेन गैस का प्रेशर अलग है, तो अलग अलग अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। इसमें 6.56 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, इसमें 5.00 इंटू 10 टू दी पावर -2 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, पर यहां का हम लोगों को प्रेशर पता नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हेनरीज लॉ होता है वो P इज इक्वल टू, है ना, KH, जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, और इनटू यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो हम लोग अगर यहां पर मोल्स ऑफ गैस लें तो नीचे हो जाएगा हम लोगों का यहां पर मोल्स ऑफ गैस और प्लस यहां पर मोल्स ऑफ वाटर। और हम लोग ने अभी अभी यहां पर डिस्कस किया है कि नॉर्मली जो वाटर का जो मोल्स होता है वो गैस की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहां पर मोल्स ऑफ गैस को यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए हम लोगों का P जो हो जाएगा वो हम लोग सोच सकते हैं यहां पर KH इंटू मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। अब चूंकि यहां पर दोनों जगह हम लोग वाटर ही लिए हैं और उसका अमाउंट भी क्या है, सेम है, तो यहां पर दोनों जगह हम लोगों का KH का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्योंकि KH का वैल्यू तो गैस पर और साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो गैस तो दोनों केस में इथेन ही है और टेम्परेचर दोनों जगह का सेम है, तो KH जो है इन दोनों जगह सेम हो जाएगा, और साथ ही साथ मोल्स ऑफ वाटर भी ये दोनों जगह हम लोगों का सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट हम लोग वाटर का लिए हैं। तो अब हम लोग देखें तो जो पार्शियल जो यहाँ पर प्रेशर होगा गैस का वो सीधा यहाँ पर, है ना, मोल्स ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मोल्स जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, और मोलर मास इथेन का जो है वो कांस्टेंट है। यानी हम लोग सीधा कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 जो है वो M1 बाई M2 के बराबर हो जाएगा, जहां M1 है वो मास जो डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि मोलर मास भी हम लोगों का कांस्टेंट होता है। तो अब यहां से P1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, P2 M2 दिया हुआ है, लेकिन P2 हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग यहां से P2 निकाल सकते हैं। P2 बराबर हो जाएगा हम लोगों का P1, तो P1 कितना दिया हुआ है हम लोगों का 1 बार इंटू यहां पर M2 हो जाएगा, तो M2 हम लोगों को कितना दिया हुआ है 5.00 इंटू 10 टू दी पावर -2, और डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना, M1 से, तो M1 है हम लोगों का यहां पर 6.56 इंटू 10 टू दी पावर -3, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो करीब 0.76 बार आ जाएगा।
तो हम लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो हेनरीज लॉ था वो हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन यहां पर है ना एक टर्म यूज किया है मोलैलिटी, यानी जो यहां पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है वो मोल फ्रैक्शन के लिए नहीं दिया गया है, वो मोलैलिटी के लिए दिया गया है। इसलिए हम लोग इस केस में जो है वो हेनरीज लॉ लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केएच, एक कांस्टेंट जिसको हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहेंगे, और इनटू यहां पर हम लोगों का मोलैलिटी हो जाएगा, और मोलैलिटी होता है हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। तो जो यहां पर हम लोगों को सॉल्युबिलिटी मिलेगा वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं मिलेगा, यहां पे जो हम लोगों का सॉल्युबिलिटी मिलेगा वो मोलैलिटी के टर्म्स में मिलेगा, और इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन है वो मोलल में दिया गया है। तो हम लोग यहां पर अगर पार्शियल प्रेशर देखें तो यहां पर पार्शियल प्रेशर जो है वो दिया गया है 760 mmHg। तो इसको अगर हम लोग है ना एटीएम में कन्वर्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि यहां भी एमएम है और यहां पर भी एमएम है, तो हम लोग दोनों प्रेशर ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पर 760, और यहां पर हम लोगों का जो केएच हो जाएगा वो 4.27 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू यहां पर हम लोगों का मोलैलिटी हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग मोलैलिटी देखें तो मोलैलिटी हम लोगों का जो बराबर हो जाएगा वो 760 डिवाइडेड बाय 4.27 इंटू 10 टू दी पावर 5 होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 178 इंटू 10 टू दी पावर -5 आएगा, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर हम लोग पीते हैं उसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है, पर वो नॉर्मल प्रेशर पर डिसॉल्व नहीं किया जाता है, उसे हम लोग काफी हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करते हैं, जिससे एक प्रॉपर अमाउंट CO2 का हम लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिले, जिससे वो एसिडिक टेस्ट हम लोगों का डेवलप हो सके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो CO2 गैस का बढ़ेगा और हम लोगों को एक प्रॉपर अमाउंट मिलेगा, जिससे हम लोगों को एसिडिक जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। और यही कारण है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर में CO2 गैस जो है वो काफी हाई प्रेशर पर उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम to avoid the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood. स्कूबा डाइवर्स उनको कहते हैं जो समुद्र के नीचे जाकर सी को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं जिससे वो सांस ले सके, लेकिन उनमें वो नॉर्मल एयर को फिल नहीं करते हैं। उसमें ऑक्सीजन तो रहता ही है, नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि जब स्कूबा डाइवर्स समुद्र के नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है P बराबर HOG होता है और हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो ज्यादा हो जाएगा। और जब स्कूबा डाइवर्स जो है वो ऊपर आना शुरू करेंगे तो हम लोगों का प्रेशर जो है वो घटना शुरू होगा। तो जो एक्सेस जो नाइट्रोजन जो ब्लड में डिसॉल्व हो चुका है वो बाहर निकलना चाहेगा, और इस केस में वो बबल्स फॉर्म कर सकता है, जिससे हम लोगों का जो है वो काफी एक डेंजरस जो है वो सिचुएशन जो है वो लाइफ के लिए पैदा हो सकता है। और इसी कंडीशन को हम लोग बेंड्स कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो सिलेंडर्स ले जाते हैं जिससे वो सांस ले सके, उनमें हीलियम 11.7% होता है,
नाइट्रोजन 56.2% होता है और ऑक्सीजन जो है वो 32.1% होता है। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज एनॉक्सिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस का जो सॉल्युबिलिटी है हमारे ब्लड में वो कम हो जाता है और हम लोगों का जो बॉडी या माइंड है वो प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाता है और इसी कंडीशन को हम लोग एनॉक्सिया भी कहते हैं। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर हम लोगों का डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारा एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का।